and welcome to the second episode of our installment all about breast milk. पहले एपिसोड में हमने जाना why breast milk, माँ का दूध क्यों जरूरी है। इस एपिसोड में हम जानेंगे when and how about breast milk, कब और कैसे। तो आज फिर से हमारे साथ है डॉक्टर पल्लवी बापट पिंगे। शी इज अ डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन और अपने पेशेंट्स को ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में हमेशा से बहुत टाइम से गाइड करते आई हैं। तो डॉक्टर पल्लवी, वेलकम टू द मॉम एक्सपर्ट्स। Hello, thank you, and I'm happy to be here again. थैंक यू सो मच। सो लाइक आई सेड, इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कब और कैसे ब्रेस्ट फीडिंग होना चाहिए। तो कैन वी बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन? Yeah, sure. तो व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चा पैदा होने के कितनी देर के बाद उसको हमने दूध पिलाना शुरू करना चाहिए? भले वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन हो, उसमें कैसे होता है? Actually, ब्रेस्ट फीडिंग जितना जल्दी शुरू होगा उतना अच्छा रहेगा। तो बट ये जितना जल्दी शुरू होगा ये बहुत ही वेग टर्मिनोलॉजी है, तो इसको समझने के लिए हम पहले ये देखेंगे कि जो नॉर्मल डिलीवरीज मदर्स होती हैं उनके केस में ये ज्यादा जल्दी मतलब विद इन 1 आवर शुरू हो सकता है। और इसके लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि डिलीवरी के इमीडिएट बाद बच्चे को जो है माँ के पास लेके जाना चाहिए। लेट द मदर सी द फेस ऑफ द चाइल्ड, इवन कडल करने देना चाहिए। और उससे क्या होता है, इसी में एक अलग प्रकार हम देखते हैं, जिसको कहा जाता है ब्रेस्ट क्रॉल। ब्रेस्ट क्रॉल नेचुरल मेथड है, इसमें द मोमेंट बेबी इज डिलीवर्ड, बेबी को जो है हम मदर के एब्डोमेन पे, पेट पे बच्चे को रखते हैं। और आप ये देखेंगे कि बच्चा जो है धीरे धीरे करके मदर की ब्रेस्ट की तरफ मूव होता है, एंड उस तरीके से बच्चा जो है ब्रेस्ट पे अटैच होकर ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट कर सकता है। तो नॉर्मल डिलीवरी में विद इन 1 आवर ब्रेस्ट फीडिंग शुरू होना चाहिए। और ऐसा क्यों है, क्योंकि जब बच्चा डिलीवर होता है तो बच्चा सबसे अलर्ट रहता है, बच्चा क्राई करता है और फुल्ली अलर्ट होता है। तो बच्चा जो है रेडी है ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए। साथ ही में जितना जल्दी हम ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करेंगे उतना आगे जाके बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू होने के चांसेस ज्यादा है, मतलब जो हम बोलते हैं कि लैक्टेशन फेलियर ना हो, वो फिर ऐसे केस में नहीं होगा। साथ ही में इमीडिएट बच्चे को जब हम मदर के ब्रेस्ट के पास लेके जाते हैं या ब्रेस्ट क्रॉल कराते हैं तो बच्चे का टेम्परेचर भी मेंटेन होता है। तो जो थर्मिया या बच्चे का टेम्परेचर डाउन होने की जो रिस्क रहती है वो भी इसमें कवर हो पाती है। तो इस रीजन से नॉर्मल डिलीवरी में जो है विद इन 1 आवर ब्रेस्ट फीडिंग शुरू हो जाना चाहिए। उसके बाद में हम बात करेंगे सी सेक्शन पर। तो सी सेक्शन में क्या होता है, बहुत बार कि मदर को एनेस्थेशिया स्पाइनल या पूरा जनरल एनेस्थेशिया दिया जाता है, जिस वजह से मदर नॉकडाउन रहती है कुछ देर के लिए। तो ऐसे केसेस में भी एज सुन एज पॉसिबल, तो ये एज सुन एज पॉसिबल कैन बी विद इन 4 आवर्स। और जैसे मैंने लास्ट टाइम हम बताया था कि बच्चा जो है जब पैदा होता है तो बच्चे के पास खुद के टूल्स और रिसोर्सेज होते हैं खुद का शुगर लेवल और टेम्परेचर लेवल मेंटेन करने के लिए। बॉडी वाटर भी इनफ रहता है और ग्लाइकोजन स्टोर्स की वजह से बच्चा शुगर लेवल भी मेंटेन करता है। तो हमें ये जो डर लगा हुआ रहता है कि नहीं नहीं बच्चे अभी माँ को पता नहीं कब जाग आएगी, फिर बच्चे को कब हम लगाएंगे, जैसे बच्चा मिलता है हम मतलब बहुत बार तो ऐसा होता है कई हॉस्पिटल्स में अनफॉर्चुनेटली कि मदर डिलीवरी के लिए ओटी में गई है जहाँ पे सी सेक्शन है, वहीं पे पेरेंट्स जो रिलेटिव्स हैं उनको सब ये प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि आप फॉर्मूला फीड लीजिए, मतलब बच्चा आने के पहले ही फॉर्मूला फीड आ चुका है। तो ये बहुत ही गलत बात है और हमें इतना ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। बच्चा जो है आने के बाद में फिर मदर को जैसे ही शिफ्ट करते हैं विद इन हाफ एन आवर और सो, इवन इफ मदर सो रही है तो भी बच्चे को ब्रेस्ट पे लगाया जा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मदर जगी हुई होनी चाहिए, मदर सिटिंग पोजीशन में होनी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट्स नहीं है। मदर सोई हुई है, लाइंग डाउन पोजीशन में है, तो भी बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए माँ के ब्रेस्ट पे लगाया जा सकता है। तो इसीलिए विद इन 3 to 4 आवर्स जो है सी सेक्शन में ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट हो जाए। ओके, तो नॉर्मल डिलीवरी में विद इन 1 आवर और सी सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे भी अगर लगते हैं तो भी बच्चा उतना देर आराम से सस्टेन कर सकता है, पर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बच्चे को फीड करवाना चाहिए। और इसमें सी सेक्शन में एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि पहले ही फॉर्मूला फीड आ जाता है
या मदर सोई हुई है तो फैमिली मेंबर सोचते हैं नहीं नहीं बच्चे को मिल्क देना है। तो ये जो है ना ये पहले डिस्कस होना चाहिए हाँ, बिटवीन वो द ऑब्स्टिट्यूशन, द मदर और फैमिली मेंबर। एंड द ये फैमिली। पहले ही डिलीवरी के पहले डिस्कस हो जाना चाहिए कि ऐसा ऐसा सिचुएशन होने वाला है, और इसमें जैसे ही मदर आ जाती है, 1 आध घंटे में मदर आ जाती है बाहर, हाँ, तो मदर जैसे ही रूम में शिफ्ट हो गई कि बच्चे को ब्रेस्ट पे लगा देना है, हाँ, ना कि बाकी फॉर्मूला फीड या और कोई ऑप्शन हाँ, चूज करना है। हाँ, आई कंप्लीटली अग्री। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रह चुका है कि बच्चा, मेरा सी सेक्शन था, बच्चा जैसे ही बाहर आया तो उनको कहा गया कि नहीं, इसको ऊपर नर्सरी में ले जाइए, नर्स विल गिव द फॉर्मूला फीड। बट थैंकफुली मेरे हस्बैंड को पता था, हमारा ये डिसाइड हुआ था कि नहीं, हमको ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाना है। तो उन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं, वी विल वेट, और हम माँ का ही दूध पहले देना चाहेंगे बच्चे को। तो फैमिली के साथ डिस्कस होना, आपके साथ जो भी हॉस्पिटल में रहेगा उसे ये पता होना कि आपका क्या प्रेफरेंस है और कैसे होना चाहिए, बहुत जरूरी है। इसमें मैम हमने डिस्कस किया नॉर्मल और सी सेक्शन, पर कई बार ये सुनने में आता है कि जो आईवीएफ के थ्रू जो मदर्स कंसीव करते हैं, उन्हें दूध आने में प्रॉब्लम होता है और उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग में ज्यादा तकलीफ होती है, तो क्या ये सच है? एक्चुअली मैं ये नहीं कहूंगी कि ये पूरी तरह से गलत है, लेकिन इसका कारण बहुत अलग है, और उसमें का सबसे इम्पोर्टेंट कारण है स्ट्रेस। एक्चुअली जब हम बोलते हैं कि आईवीएफ प्रेगनेंसी है तो इट हैज बीन अ वेरी स्ट्रेसफुल पीरियड फॉर द कपल। दे हैव बीन ट्राइंग एंड प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी, और फिर बहुत सारे स्ट्रगल के बाद में दे कंसीव। तो ऐसी सिचुएशन में जो एक स्पॉन्टेनियसली कंसीव्ड प्रेगनेंसी में जो कंफर्ट होता है, हाँ, मदर का एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते जाता है, जैसे जैसे 7th मंथ, 8th मंथ, 9th मंथ ऑफ एएनसी वो होती है, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि अभी बच्चा, एंड शी कैन थिंक अबाउट अदर पॉइंट्स ऑल्सो कि ओके यस, बेबी डिलीवर होने के बाद मुझे ब्रेस्ट फीड करना है नहीं करना है, हाँ, बच्चा को क्या रखना है, ये सब चीजें सोच सकती है। लेकिन आईवीएफ के केस में क्या हो जाता है कि आईवीएफ होने की वजह से स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज्यादा है, और एवरी मंथ फिर अलग अलग वो स्कैन्स होते हैं, अलग अलग टेस्ट होते रहते हैं, तो कंटिन्यूअसली जो है ना मदर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ही रहती है। इसीलिए शी इज नॉट कॉन्फिडेंट कि आफ्टर डिलीवरी शी वुड बी एबल टू स्टार्ट ब्रेस्ट। साथ में दूसरा एक चीज होती है कि कभी कभी जैसे अगर आईवीएफ बेबीज अगर प्रीटर्म हुए या लेट प्रीटर्म बेबीज रहे जिनको किसी कारण हॉस्पिटलाइज करना, तो वहां पे फिर ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करने के प्रॉब्लम्स आते हैं। बट ये प्रॉब्लम एक नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन के बेबी में भी हो सकता है, जिसको किसी कारण एडमिट करना पड़ता है, में है मदर से अलग है, तो ऐसी सिचुएशन में वहां पे भी ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं फीडिंग के। तो इसीलिए ऐसी रीजंस की वजह से लगता है कि मदर्स को प्रॉब्लम है। बट आई वुड से कि जो प्रॉब्लम्स नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन होने की वजह से होते हैं, वही प्रॉब्लम्स को माइंड में रखना चाहिए, ना कि आईवीएफ के बारे में बहुत सोचना चाहिए कि आईवीएफ की वजह से मुझे फीडिंग में इश्यू आएगा। ऐसा नहीं। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है रिलैक्स होना चाहिए। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं बताना चाहूंगी आईवीएफ मदर्स को व्हेन दे आर एक्सपेक्टिंग कि अब वो बस डिलीवर करने वाली हैं और उन्हें इश्यूज लग रहे हैं कि शायद उनको प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि रिलैक्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिलैक्सेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर रिलीजिंग ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो हमारे ब्रेन में से रिलीज होता है। और ऑक्सीटोसिन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है मिल्क सिक्रीट करने में। ठीक है, ओके, तो इसीलिए रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात है टेक हेल्प, टॉक टू योर ऑब्स्टेट्रिशियन, टॉक टू अ लैक्टेशन कंसल्टेंट। पहले से आप आपकी जो एंजाइटी है, क्वेरीज रिगार्डिंग ब्रेस्टफीडिंग है, वो पहले से बात करके क्लियर कीजिए। आफ्टर द बेबी कम्स इन आवर हैंड देन वी विल टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए पहले से बात करना चाहिए। तो टेक हेल्प, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, तीसरा है कि इवन फॉलिक एसिड हैज बीन शोन टू हैव अ गुड सपोर्ट फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। बट ओके, ये खुद से ना स्टार्ट करें, इसके बारे में आपके ऑब्स्टेट्रिशियन से बात कीजिए कि फॉलिक एसिड जो प्रेगनेंसी में लिया था वो फिर से कंटिन्यू कर सकते करना, हैं, एंड इफ शी अलाउज तो फिर वो शुरू करना चाहिए। So these are few things which can be kept in mind while having a delivery after an IVF conception. But other than that, आपके challenges as similar as a normal vaginal delivered out of spontaneous conception या फिर cesarean section out of spontaneous conception रहेंगे। तो इसीलिए वो एंजाइटी आपके दिमाग में से निकले। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आईवीएफ कंसेप्शन के बाद आपको ब्रेस्ट फीडिंग में कुछ अलग तरह की डिफिकल्टीज आएंगी। बस आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना और खुद पे ट्रस्ट करना ज़रूरी है।
ओके। एक और चीज़ बहुत से लोग कहते हैं कि बच्चा होने के बाद सबसे पहले उसे शहद खिलाना चाहिए या कोई शक्कर का पानी देते हैं। क्या ये सब प्रैक्टिसेस सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। मतलब इसके लिए कोई और आंसर नहीं। दीज़ प्रैक्टिसेस आर नॉट करेक्ट। ठीक है? और इसका ये जो हम बोलते हैं शहद खिलाना या फिर शुगर वाटर या जो हम बोलते हैं शक्कर का पानी पीना, इसको बेसिकली हम लोग हमारे मेडिकल की भाषा में प्री लैक्टियल फीड्स ये शब्द यूज़ करते हैं। मतलब लैक्टेशन के पहले इस्तेमाल किए गए फीड्स, ये प्री हुँ, लैक्टियल फीड्स बोला जाता है इनको। और इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे मैंने बोला कि आफ्टर डिलीवरी बच्चा बहुत एक्टिव होता है, विगरस होता है और फीडिंग के लिए रेडी रहता है। हाँ, ऐसी सिचुएशन में अगर हम उसे प्री लैक्टियल फीड्स दे देते हैं, तो उसका जो है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, उसका जो इंटरेस्ट है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, वो वहाँ पे कम हो सकता है। ठीक है? तो इसकी वजह से देयर कैन बी अ डिले इन स्टार्टिंग ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि हुँ, उसको के लिए वो मीठा पानी और हनी से वो सैटिस्फाई हो गया है, वो शांत हो जाता है, तो फिर बच्चा सोया हुआ है तो अभी क्यों उसको फीड कराना है, हाँ, तो उसकी जो फर्स्ट ब्रेस्ट फीडिंग है वो डिले हो जाती है। हुँ, और दूसरी बात ये है कि ये शहद या शक्कर का पानी, दीज कैन बी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। तो ओके, ये बच्चे को डायरिया हो सकता है और इवन कुछ हेलमिंथिक इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। तो ये सीधा-सीधा इन्फेक्शन क्रिएट हो सकता है अननेसेसरी, इसकी हुँ, कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, इसलिए ये प्रैक्टिस बिल्कुल सही नहीं है। उसके अलावा जैसे अगर हम बच्चे को इमीडिएटली ब्रेस्ट क्रॉल के थ्रू या फिर बच्चा डिलीवर होके फिर माँ के पास लेके जाते हैं और माँ के ब्रेस्ट पे लगाते हैं नॉर्मल डिलीवरी में या सीज़र में, तो उससे जैसे मैंने आपको बोला कि बच्चा जो है मदर के स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में आता है, तो जो मदर की बॉडी पे अच्छे बैक्टीरियाज़ हैं, वो भी बच्चे के पेट में जाते हैं। हाँ, तो गट को मैच्योर करने में ये बैक्टीरियाज ज़्यादा यूज़फुल है इंस्टेड ऑफ गिविंग हनी एंड शुगर वाटर। हुँ, और साथ ही में बॉन्डिंग जो है मदर की और बच्चे की वो भी वहाँ पे बहुत सिक्योर। अच्छा है। तो इस रीज़न से प्री-लैक्टियल फीड्स यानी हनी, शुगर वाटर ये बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। इवन फॉर्मूला फीड भी फॉर दैट सेम रीज़न, जैसे आपने आपका हाँ, एग्ज़ाम्पल कि फॉर्मूला फीड पहली बार जब हम दे देते हैं बच्चे को अगर, कि मदर को टाइम लगने वाला है सी सेक्शन में से आने के लिए, तो वो या तो चम्मच से दिया जाता है या बॉटल से दिया जाता है। हाँ, तो वेरी फर्स्ट स्टेप हमने गलत कर दी है। इस वजह से फिर ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं और फिर वो प्रॉब्लम बच्चे ऊपर एक एस्केलेट। करेक्ट। ओके, तो ये पहले जो प्री लैक्टियल फीड्स जिसे आप कहते हैं शहद वगैरह, वो बिल्कुल नहीं देना चाहिए बच्चे को। अलावा फ्रीक्वेंसी ऑफ फीड्स क्या होना चाहिए? कितनी बार जो न्यूबॉर्न बच्चा है उसको कितनी बार दूध पिलाना चाहिए? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपने पूछा, क्योंकि बहुत सारी मदर्स ऐसी होती हैं जो कंप्लेन करती हैं कि मैं दिन भर बच्चे को दूध पिलाती हूँ, फिर भी बच्चे को दूध इनफ नहीं है। सो हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि शुरुआत में हम न्यूबॉर्न की बात कर रहे हैं, जो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बच्चे हैं, उनको जब हम ब्रेस्ट फीडिंग की बात करते हैं तो एवरी 1 एंड हाफ टू 2 आवर्स के गैप से फीडिंग करना है, ठीक है? ओके, और शुरुआत में हमें ये एज़ अ टाइम टेबल फॉलो करना है। ठीक है? अच्छा, क्योंकि क्या है इनिशियल टाइम जैसे मैंने बोला था कि इट्स अ ह्यूमन रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड द बेबी। हुँ, तो बच्चे को समझना है कि फीडिंग कैसे करना है, मदर के निप्पल है, फिर इनिशियल जो कोलोस्ट्रम है, उसका अमाउंट है, ये बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर्स हैं। हुँ, इसकी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट होने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, मतलब जो हुँ, रिलेशनशिप वो इनिशिएट होने में टाइम लगता है। हुँ, ऐसा हो सकता है कि बच्चे को एक हाथ फीडिंग में ज़्यादा टाइम लग जाए फीड हुँ, करने में, एक हाथ फीड अच्छे से हो जाए तो जल्दी बच्चा फीड कर ले। हाँ, तो इस वज़ह से बच्चे को नहीं समझ में आने वाला शुरुआत में कि बच्चे में अभी हंगर है या फिर बच्चे को फीडिंग की ज़रूरत है। हुँ, इसीलिए शुरुआत के दिनों में एवरी 1 एंड हाफ टू 2 आवर्स हमने बच्चे को खुद से फीडिंग करना है। ओके, ठीक है? लेकिन इसमें एक चीज़ आ जाती है, खुद से फीडिंग करने हम जब बोल रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा सोया हुआ है, तो सोए हुए बच्चे को ब्रेस्ट पे लगाएँ, ओके, ठीक है? बहुत बार ये मिसकंसेप्शन हो जाता है कि डॉक्टर ने बोला है हर 2 घंटे में पिलाना है, तो इवन इफ बच्चा सो रहा है, तो भी उसको ब्रेस्ट पे लगाना है। ये बिल्कुल नहीं करना है, दिस कुड ओके, बी वेरी, वेरी रिस्की, क्योंकि बच्चा जो है दूध गलती से एस्पिरेट कर सकता है बच्चे की छाती में। ओह! ओके, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी रिस्की। हाँ, तो इसीलिए हमें क्या करना है, 2 चीज़ें हैं, या तो 1.5 घंटे में बच्चा ही खुद से हंगर क्यूज़ देने लगेगा। तो ये ओके, हंगर क्यूज़ हमें सीखने पड़ेंगे कि क्या है। हुँ, तो जैसे बच्चा अच्छे से सोया हुआ है, थोड़ा-सा रेस्टलेस होने लगता है, हुँ, मूवमेंट होने लगता है,
ठीक है, या फिर मुंह में से आवाज निकालेगा कोई सी आवाज, या आंखें इधर उधर एज इफ ही सर्चिंग, या फिर इवन अगर उसके गाल के पास में कपड़ा है, थोड़ा आ रहा है, तो उसको वो ब्रेस्ट है करके उसकी तरफ जाएगा। देखने ठीक है, लगेगा। ये भी एक क्यू है। फिर उसके बाद में सकिंग साउंड आने लगते हैं, खुद से ही बच्चा हवा में सकिंग साउंड्स करता है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये अर्ली हंगर क्यूज, तो ये हमें पिकअप करते आने चाहिए। और एक और इम्पोर्टेंट कि बच्चा खुद का ही हाथ मुंह में लेके जा रहा है, हाँ, दैट आल्सो इंडिकेट्स कि बच्चे को अभी भूख भूख लगी है। लगी है। ठीक है, बहुत बार एक मिसकंसेप्शन होता है कि बच्चा रोएगा तब दूध पिलाना, लेकिन रोना इज अ लेट हंगर क्यू। रोने के पहले बहुत सारे क्यूज बच्चा हमें दे देता है कि उसे भूख लगी है, हाँ, लेकिन अगर हम वो मिस कर जाते हैं तो बच्चा इरिटेबल हो जाता है और फिर रोना। हाँ, हाँ, और रोते हुए बच्चे को ब्रेस्ट फीड पे लगाना इटसेल्फ अ टास्क, मुश्किल है। क्योंकि चिढ़ गया है बच्चा। ठीक है, हाँ, अब हम भी चिढ़ जाते हैं ना, हमको अगर कोई चीज मिलने भी वाली होगी तो हमको उसको मजा नहीं आता है। हाँ, ठीक, तो इसीलिए हमें लेट क्यूज तक नहीं पहुंचना है, पहले ही अर्ली हंगर क्यूज जो है वो पिकअप करना है। ये हो गया वो बच्चे के लिए जो जग गया है। हाँ, अब अगर हम बात कर रहे हैं जो बच्चा जगा नहीं है, सोया हुआ है, तो हमें उसको उस स्लीप में से उठाना है। तो उसके लिए हमने उसको जो रैप किया हुआ है अच्छे से, तो वो थोड़ा ओपन करना है। ठीक है, उसको थोड़ा सा हम ये करेंगे, या उसका अगर लंगोट वगैरह है वो बदलना है अगर स्वयं किया हुआ है तो। ठीक है, फिर उसके बाद में आप डायरेक्ट बच्चे को जो है छाती पे ले सकते हैं, कंगारू पोजीशन में, कंगारू मदर पोजीशन में। उससे बच्चा जो है मूवमेंट्स करेगा। ठीक है, फिर जब लिया है तब बैक पे उसके आप ऐसे मसाज कर सकते हैं हल्के हाथ, या फिर थोड़ा सा टिचकी मार सकते हैं पैर की तरफ। हल्का सा ही करना है, बहुत जोर से नहीं, हल्का हल्का करके, सो दैट फिर बच्चा जो है धीरे धीरे स्लीप में से उठेगा, बाहर आएगा। और जब बच्चा उठ गया है तब फिर बच्चे को स्लीप के फील लिए कराना लगाना है। तो एक 10-15 मिनट लग सकते हैं आपको इसके लिए, तो पैनिक नहीं होना है कि मतलब उठ ही नहीं रहा है और 2 घंटे हो गए, इट्स ओके। है। ओके, ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है 1.5 से 2 घंटे की 2 घंटे रखना का। शुरू। ओके, ये हो गया शुरुआत के दिनों। लेकिन जब हम बात करते हैं कि अब एक पैटर्न सेट हो गया है, आपको भी समझ में आ गया है बच्चा कैसे फीड कर रहा है, बच्चे बच्चे का भी फीडिंग रेगुलराइज हो गया है, हाँ, लाइक अराउंड 2 वीक्स 3 वीक्स ऑफ एज पे, हाँ, तो वो टाइम पे हमें डिमांड फीडिंग करना है कि ओके, जब बच्चा चाहता है दूध तब। तो ओके, ये जो गैप हम 1.5 से 2 घंटे का बोल रहे थे, ये बढ़ के 2.5-3 घंटे का भी हो सकता हो है। सकता है। ओके, तो जो पहले हमको नियरली 10 से 12 फीड्स लग रही थी 24 घंटे में, they can move on to around 7 to 8 feeds in 24 hours. ओके, So that is okay. So this is what the frequency of feeding should be. ओके। तो पहले 2 से 3 हफ्ते हर 2 घंटे में बच्चे को दूध पिलाना है, और उसके बाद में ऑन डिमांड फीड करा सकते हैं, क्योंकि बच्चे का पैटर्न सेट हो जाता है, उसको पता है कि कब भूख लगेगी। ठीक है, ड्यूरेशन क्या होना चाहिए फीड का? और जैसे हम बोलते हैं कि एक बार जब हम फीड कराते हैं तो दोनों साइड से करवाना चाहिए, या सिर्फ एक साइड से, एक ब्रेस्ट से ही करवा सकते हैं फीड, वो कैसे होना चाहिए? ड्यूरेशन जब हम बात कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर फीड का टाइम कितना होना चाहिए, हाँ, इसमें क्या होता है, इसमें 2-3 चीजें हैं। इनिशियली लाइक आई सेड कि बच्चे को भी समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि कैसे फीड करते हैं, जो कितना विगरसली सक करने की जरूरत है, ये बच्चा भी ओवर अ पीरियड ऑफ कपल ऑफ डेज सीखता है। तो इसीलिए इनिशियली हो सकता है कि बच्चे को टाइम लगे। ठीक है, तो उस सिचुएशन में 20 to 25 मिनट्स का जो टाइम अगर बच्चा ले रहा है फीडिंग के लिए, दैट इज ओके। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे एक पैटर्न सेट हो जाता है, बच्चे को भी अब समझ में आ गया है कैसे करना है, और जब हम डिमांड की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमें 2 टाइप के बच्चे दिखते हैं, फास्ट फीडर्स एंड स्लो फीडर्स। ठीक है, ओके, फास्ट फीडर्स वो बच्चे होते हैं जो फटाफट 5 to 10 मिनट्स में फीड करके दे आर डन विद इट। फुल, ओके, हाँ, और स्लो फीडर्स वो होते हैं जो धीरे धीरे टाइम लेते हैं, क्योंकि कैसा है, इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स। बच्चे को सक करना है, फिर swallow करना है। ठीक हाँ, है, उसकी एयर नहीं जानी चाहिए, ये इट्स अ हाँ, मैकेनिज्म। ओके, हाँ, तो ये बच्चे को धीरे धीरे यूज टू होता है बच्चा। हम्म, और कभी कभी बच्चा जो है थोड़ा छोटा रहता है, अगर थोड़ा लो बर्थ वेट बेबी है या लोअर साइड बच्चे का वेट, हम्म, तो ये सब रीजंस की वजह से फिर कुछ बच्चे हैं स्लो फीडर्स रहते हैं जो अराउंड 20, 25 एंड 30, 35 मिनट्स भी लेते वेट हैं। करते हैं, तो दैट इज ओके, ओके, प्रोवाइडेड बच्चे का वेट गेन हो रहा है। हाँ, बच्चा जो है अराउंड 24 आवर्स में
6 to 8 टाइम्स यूरिन पास कर रहा है हम्म, और एक फीड के बाद आराम से 1.5 घंटे के आसपास सो रहा है। अगर ओके। ये 3 चीजें हो रही हैं, आई रिपीट वंस अगेन, अगर हाँ, बच्चा 24 घंटे में 6 to 8 टाइम्स यूरिन पास कर रहा है, हम्म, उसके बाद में बच्चे का वजन बढ़ रहा है, एंड तीसरा जो है बच्चा फीड करने के बाद में 1 से 1.5 घंटा सो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि वो जो उसका फीडिंग का ड्यूरेशन है वो 5-7 मिनट भी है तो इट इज सफिशिएंट। ओके। इट। या एंड सम बेबीज आर लाइक दैट कि वो इनिशियली स्लो फीडर्स रहेंगे, जैसे उनका वेट गेन हो जाता है कि वो खुद 4-4.5 किलो के हो जाते हैं, नाउ दे आर लाइक 2.5 मंथ 3 मंथ, तो दे शिफ्ट टू बीइंग फास्ट फास्ट फीडर। फीडर्स। ओके। तो ऐसा भी ओके। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है 3-4 हफ्ते के बाद में वो 20-25 मिनट का क्राइटेरिया ज़रूरी नहीं है। है। हर बच्चा अपने हिसाब से फीड करेगा, फास्ट या स्लो। और जैसा कि आपने कहा, अगर वो 3 कंडीशंस हो रही हैं पूरी, तो फिर हमें टाइम की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उन 3 कंडीशंस में मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगी, वेट गेन के बारे में जो हमने बात की है, वो एक चीज है हाँ, जो आप शायद घर पे नहीं चेक कर पाओगे। तो हाँ। वो वैक्सीनेशन विजिट्स पे जब आप जा रहे हैं तब आप चेक कर सकते हैं। एंड ओके। उसमें एक अंदाज से शुरुआत के महीनों में, लाइक स्पेशली इन फर्स्ट 4 to 5 मंथ्स, 500 ग्राम्स का वजन अगर बढ़ रहा है पर, तो दैट इज अ गुड इनफ वेट। ओके। ओके। आधा किलो हर महीने में भी बढ़ रहा है तो वो एक ठीक है, यानी बच्चा सही तरीके से बढ़ रहा है, ऐसा हम मान सकते हैं। ओके। और जो दूसरी बात हमने पूछी थी कि एक बार जब हम फीड कराते हैं तो एक ही साइड से करना चाहिए या दोनों साइड से फीड कराना चाहिए? तो इसमें भी कैसा है, शुरुआत के दिनों में जब हम ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट कर रहे हैं, एक रैपो बन रहा है बच्चे के बीच और माँ के बीच में, और फीडिंग के क्यूज मदर को समझ रहे हैं, उस टाइम पे मदर ने दोनों ब्रेस्ट पे लगाना यूजफुल है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा बच्चा सक करेगा उतना मिल्क प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ओके। इसीलिए शुरुआत के दिनों में मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये यूजफुल है। हम्म, दूसरी बात, अगर हम एक ही बाजू में लगाएंगे अगर बच्चे को, तो जो ब्रेस्ट पे हम नहीं लगा रहे वहां पे एनगॉर्जमेंट होने लगता है। एनगॉर्जमेंट का मतलब होता है कि वहाँ मिल्क सप्लाई इनफ है लेकिन वो मिल्क बाहर नहीं निकल रहा है, तो वहीं पे जमा हो रहा है। तो ब्रेस्ट टाइट हो जाती है और पेनफुल हो जाती है, और कभी कभी फिर उस वजह से बच्चा वहाँ पे ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाता नहीं है। कर पाता है। तो ये ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट अवॉइड करने के लिए भी ब्रेस्ट फीडिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ब्रेस्ट इज यूजफुल। हम्म, ठीक है। बट फिर जैसे एक बार पैटर्न सेट हो गया है, डिमांड फीडिंग हम शुरू कर चुके हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ फीडिंग रिलेटिवली कम हो गई है, उस सिचुएशन में आपने बच्चे को एक ब्रेस्ट पे लगाना है, एंड इफ द चाइल्ड इज सेटिस्फाइड ऑन दैट ब्रेस्ट एंड डजंट वांट ऑन द अदर, तो देने की जरूरत नहीं है। ओके। ठीक है। लेकिन इसमें एक रूल इंपॉर्टेंट है कि जैसे एक फीड किया आपने राइट साइड ऑफ द ब्रेस्ट, तो जब आपका नेक्स्ट फीड आएगा देन दैट शुड बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेस्ट, अच्छा। ओके। सो दैट इवन इफ आपका बच्चा एक ही ब्रेस्ट पे फीड कर रहा है बट यू आर ऑल्टरनेटिंग द ब्रेस्ट, तो जो मिल्क सप्लाई ऑन बोथ साइड इज मेंटेन, एंड हाँ, प्रॉब्लम्स लाइक एनगॉर्जमेंट या निप्पल क्रैक, ये सब प्रॉब्लम्स नहीं हो नहीं रही। होंगे। ओके। तो ऑल्टरनेट कराना ज़रूरी है। और एक बार में दोनों साइड कराना है या नहीं कराना है, ये बच्चे के भूख के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो मैम, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि नाइट टाइम फीड्स का क्या इंपॉर्टेंस है? रात में बच्चे को दूध पिलाने ज़रूरी है या नहीं? नाइट टाइम फीडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारा ब्रेस्ट फीडिंग जो है मेंटेन करने के लिए। और उसका कारण समझाने के लिए आपको दो हॉर्मोन्स के बारे में बताना चाहूंगी। एक होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन और एक होता है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है, जो कि जब हम ब्रेस्ट फीड पे बच्चे को लगाते हैं उस दौरान वो सिक्रीट होता है, और वो सिक्रीट बेसिकली ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन कहते हैं। तो जब हम हमारे बच्चे की तरफ देखते हैं और बच्चे का आवाज जो है, या फिर बच्चे की टिपिकल बेबी स्मेल होती है, वो चीजें हमें अट्रैक्ट करती है हमारे बच्चे की तरफ, जो हमारा लव एंड अफेक्शन है बच्चे के लिए, वो वहां पे बाहर निकलता है। मदर के जो इमोशन से बाहर निकलते हैं उससे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और उस ऑक्सीटोसिन रिलीज होने की वजह से वो टाइम पे जो मिल्क बना है ब्रेस्ट में, जो ग्लैंड्स में है, वो वहां से रिलीज हो सकता है और बच्चा जो है उसको सक कर, ओके। ये हो गया ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मदर बहुत स्ट्रेस्ड आउट है
कुछ फैमिली इश्यूज है, या फिर वो इन जनरल ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में शी इज नॉट कंफर्टेबल, तो ऐसे में स्ट्रेस की वजह से ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमारा कम हो जाता है। तो ये फिर एक विशियस साइकिल बन जाती है कि मदर को लगता है दूध कम है, वो टेंशन में है, टेंशन की वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं होता, ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं हुआ इसीलिए ब्रेस्ट मिल्क रिलीज नहीं हुआ, और फिर वैसे साइकिल कंटिन्यू। और उसको ब्रेक करने के लिए एक ही है कि हमें हमारे खुद के कैपेसिटी पे कॉन्फिडेंस रखना है कि हमने हमारे बेबी को डिलीवर किया है, तो हम बच्चे को ब्रेस्ट फीड भी कर सकते हैं। दैट पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे फिर बाकी के लोग कुछ भी कहें, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप बच्चे को जरूर करें। ये हो गया ऑक्सीटोसिन के बारे में। दूसरा एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो इम्पोर्टेंट है हमारे मिल्क सिक्रीशन के लिए, मतलब मिल्क बनाने के। तो रात में ये रिलीज होता है, और ये जैसे अभी अगर हम फीड कर रहे हैं तो उसके बाद में ये रिलीज होगा, तो इट मेक्स द ब्रेस्ट रेडी फॉर द नेक्स्ट फीड। ठीक है, हाँ, तो इसीलिए और ये सिर्फ रात में रिलीज होता है, तो अगर हम रात में बच्चे को ब्रेस्ट फीड ही नहीं करेंगे तो ये रिलीज ही नहीं होगा, और अगर ये रिलीज नहीं होगा तो ब्रेस्ट मिल्क बनाने की जो साइकिल है हमारी बॉडी में वो इनहिबिट होगी, तो इस वजह से फिर मिल्क आउटपुट कम होने के चांसेस। बहुत बार ऐसे मैं सुनती हूँ कि पेरेंट्स बताते हैं कि दिन भर हम बच्चे को ब्रेस्ट फीड करते हैं, लेकिन बच्चा रात में जो है बहुत रोता है, और उस वजह से हम बच्चे को फॉर्मूला फीड करते हैं। फॉर्मूला फीड के बाद में बच्चा अच्छे से अच्छा सोता है। सो जैसे मैंने हमारे पहले एपिसोड में भी बताया था कि फॉर्मूला फीड की वजह से या काउ मिल्क की वजह से बच्चा क्यों सोता है, तो वो डाइजेस्टिबिलिटी इजी नहीं होने की वजह से पेट में ज्यादा देर रहता है, और इसलिए बच्चा ज्यादा देर सोता है। लेकिन नुकसान यहाँ क्या हो रहा है कि नाइट टाइम फीडिंग यहाँ पे नहीं हो रहा है, प्रोलैक्टिन रिलीज नहीं हो रहा है, और जो मिल्क सप्लाई जो मदर का मेंटेन होना चाहिए बच्चे की रिक्वायरमेंट के लिए वो मेंटेन नहीं हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगी लेट डाउन रिफ्लेक्स के बारे में। बहुत सी मदर्स आती हैं कि मैं एक साइड में ब्रेस्ट पे लगाती हूँ तो दूसरी तरफ से बहने लगता है, तो फिर मैं इमीडिएटली उसको दूसरी तरफ लगा देती हूँ। ठीक है, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें एक तो ये चीज करनी नहीं है, दूसरा ये जो दूसरी तरफ से बहना है ये बहुत ही नॉर्मल चीज है, ये रादर हमें बताती है कि मदर को अच्छा मिल्क सप्लाई है। ठीक है, इट्स अ गुड साइन कि ठीक है, जो हमें कंसर्न है कि बाबा मिल्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ये कंसर्न इसलिए क्योंकि कहीं दिखता ही नहीं तो है ब्रेस्ट से सीधा बच्चे के पेट में जाता है, तो दिखता नहीं है तो समझ में नहीं आता है कि इनफ है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट साइन है कि अगर आपने एक ब्रेस्ट पे बच्चे को लगाया है और दूसरे ब्रेस्ट से लेट डाउन हो रहा है मिल्क, दैट मीन्स आपको मिल्क सप्लाई अच्छा है, लेकिन आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये वेस्ट हो रहा है, या फिर मैंने अब इमीडिएटली बच्चे को दूसरी तरफ लगाना चाहिए क्योंकि वहां से मिल्क। ठीक है, इट इज अ वेरी वेरी नॉर्मल फिनोमेना, और वो कोई वेस्टेज नहीं है, इट्स अ नॉर्मल थिंग। हाउएवर कुछ मदर्स को ये लेट डाउन रिफ्लेक्स कुछ दिनों बाद बंद हो जाता है, तो डोंट बॉदर योरसेल्फ विद दिस क्या मुझे दूध कम हो, ऐसा नहीं है। ऐसा इनिशियल पीरियड में वो होता है, ग्रेजुअली वो लेट डाउन रिफ्लेक्स बंद कम हो जाता है। ओके, तो दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, नाइट फीड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। रात में जो मैडम ने कहा कि आप फीड कराएंगे उसके बाद में प्रोलैक्टिन रिलीज होगा, उसके बाद में आपका नेक्स्ट फीड वो डिटरमाइन करेगा, तो नाइट फीड्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट डिसमिस इट। और दूसरी बात, लेट डाउन जो होता है कि जो दूध अपने आप बहता है वो नॉर्मल है, कुछ टाइम में वो अपने आप रेगुलेट हो जाएगा और बंद हो जाएगा, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो अब तक हमने देखा कि व्हेन टू ब्रेस्ट फीड, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, रात की फीड का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब हमने देखा। इसके बाद आता है हाउ टू ब्रेस्ट फीड, तो कैसे करना चाहिए इसे हम इसी एपिसोड के अगले सेगमेंट में रिकॉर्ड करके आपको आपके सामने ले आएंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।